यस। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। तो हम सबसे पहले अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, जिनकी बदौलत हम ये ज्ञान जो है वो दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। और हम पूरी परंपरा को और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, जिनका ये ज्ञान हम दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और हम एक मीडिएटर की तरह केवल एज इट इज यथारूप में ये ज्ञान दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, जिसमें कोई भी मुझसे त्रुटि ना हो और वह ज्ञान एज इट इज आप लोगों तक पहुंचे, इसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। और आप सबके लिए भी प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग भी इस ज्ञान को उसी प्रकार से ले पाए जैसा कि हमारे गुरु हम तक पहुंचाना चाहते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद। सो हम शुरू करते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज। तो हमें सबसे पहले आज इस चीज को समझना है कि हमें किस चीज की हमारे जीवन में आवश्यकता है। तो ये चीज समझने के बाद हम आगे बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स है कि हमारे हमारे जीवन में क्या आवश्यकताएं होती हैं। एक दार्शनिक है मैस्लो, उन्होंने ये हायरार्की दी थी। उन्होंने ये बताया था कि हमें हमारे जीवन में फिजियोलॉजिकल नीड्स चाहिए होती हैं, सेफ्टी नीड्स चाहिए होती हैं, लव एंड बिलोंगिंगनेस, एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये 5 तरह की चीजें चाहिए होती हैं। और फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या होती हैं? जैसे कि हमें हमारी जो बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे कि हवा, पानी, खाना, रहना, सोना, है ना, प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन मतलब संतान उत्पत्ति करना, ये सारी फिजियोलॉजिकल नीड्स कहलाती हैं। और सेफ्टी नीड्स क्या होती हैं? पर्सनल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज, हेल्थ, प्रॉपर्टी, ये सब क्या होती है? सेफ्टी नेट। कि भाई मुझे अपना घर है तो मेरे को जॉब भी चाहिए, फिर उसके रिलेटेड रिसोर्सेज चाहिए, फिर मेरी हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी भी चाहिए। तो ये सब जो है पर्सनल सिक्योरिटी, हमें भय रहता है इसलिए हमें पर्सनल सिक्योरिटी भी चाहिए। तो इस तरह से ये जो होती है सेफ्टी नेट्स, हम हमारी हर चीज, जैसे कि मान लीजिए जब हम घर से निकलते हैं तो हम देखते हैं ना कि हाँ मोबाइल है मेरे पास, थोड़े बहुत पैसे हैं मेरे पास, मेरी चाबी तो मैंने ले ली, हेलमेट तो ले लिया, इस तरह से। तो ये सेफ्टी नीड्स कहलाती है एक तरह से। फिर है लव एंड बिलोंगिंग। लव एंड बिलोंगिंग का मतलब क्या हुआ? कि हमें हमारे जीवन में प्रेम, परिवार, कनेक्शन, सेंस ऑफ कनेक्शन, ये सब इंटीमेसी, ये सब आदान प्रदान चाहिए होता है। और चौथा है एस्टीम, यानी कि हमें रेस्पेक्ट चाहिए होता है, आदर भाव चाहिए होता है, हमारा खुद का एक स्टेटस होता है, हमारे एक पहचान होती है, हमारी एक स्ट्रेंथ होती है, ये सब हमको चाहिए होता है। ठीक है। फिर है लास्ट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी। तो वह जो कि हम बनना चाहते हैं, हमारी खुद की पहचान, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है हमारी खुद की पहचान। ठीक है। नेक्स्ट प्लीज। तो इसमें मैंने पिक्चर्स के थ्रू वापस से इस चीज को समझाया है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे कट रहा है ये पिक्चर, बट फिजियोलॉजिकल नीड का मतलब जैसे कि एक बच्चा है वो भोजन कर रहा है, यहाँ पे प्रसाद पा रहा है। फिर दूसरा है बिलोंगिंगनेस। आप देख पा रहे हैं कि दो दोस्त हैं वो आपस में साथ में खेल रहे हैं, तो एक फ्रेंडशिप आपस में चाहिए। सेफ्टी, एक मदर अपने बच्चों को साथ में गोद में लेके बैठी है तो उस वक्त उनको बहुत ज्यादा सेफ्टी का मतलब उनको लगता है कि हाँ अभी हम सुरक्षित हैं, ये चीज है। और एस्टीम का मतलब होता है कंपटीशन की भावना, मैं जीतूंगा, अभी मुझे जीतना है, ऐसे। तो दो दो कंपनी जैसे होती हैं आपस में एक दूसरे से कंपटीशन में लगी रहती हैं, या फिर दो दोस्तों का ग्रुप है वो आपस में ये खेल रहा है रस्साकसी,
तो ये क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से जीतने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम भी अपने जीवन में क्या करते हैं, इस तरह से एस्टीम, एस्टीम का मतलब है हम कुछ चाहते हैं, हम कोई पद, हम कोई सेल्फ रेस्पेक्ट, इस तरह की चीजों को चाहते हैं। तो ये चारों चीजों को इस तरह से नॉर्मल वे में हम समझ सकते हैं आराम से। नेक्स्ट। तो इस तरह की जो भी हमारी नीड्स होती हैं, कोई भी नीड हमारी लाइफ में जो है, उसको गेन करने के लिए, मतलब उसको प्राप्त करने के लिए हमें नॉलेज चाहिए होता है, ज्ञान चाहिए होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट। अब जैसे कि हम, हमारे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे हैं, जब बड़े होने लगते हैं उससे पहले, जब बच्चा मान लो 1 साल, 2 साल, 1.5 साल ऐसे है, तो हम उनको क्या करते हैं, इशारों से समझाते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, इस तरह से हम उनको समझाते हैं। तो जब उनको समझाते हैं तो उनको मतलब नहीं पता है, या तो हम उनको चांद तारों की तरफ देख के बताते हैं कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ऐसे, और या फिर हम आपस में इशारा करके बताते हैं उनको। अब उनको ना तो ट्विंकल का मतलब पता है, ना उनको स्टार का मतलब पता है, लेकिन वो हमको देख देख के कॉपी करते हैं। फिर थोड़े बड़े होते हैं तो फिर वो ट्विंकल और ट्विंकल का मतलब समझते हैं, स्टार का मतलब समझते हैं, पूरी पोएम का मतलब थोड़ा समझ पाते हैं, और फिर वो गाना भी शुरू करते हैं उसके बाद। लेकिन कई बार होता है कि पहले गाना शुरू कर देते हैं, बाद में मतलब समझ में आता है ना। तो केवल क्या कर रहे हैं, सुन के सीख रहे हैं, चीजों का मतलब समझ में आया ही नहीं। इस तरह से हम स्कूल में भी जब जाते हैं तो पहले हमको सिर्फ दिखा के, जैसे ए फॉर एप्पल, तो एप्पल दिखाया जाता है, तो ये एप्पल समझ में आया हमको। लेकिन अब एप्पल समझ में आया, लेकिन एप्पल की स्पेलिंग नहीं आती है, एप्पल का क्या मीनिंग होता है वास्तव में, ये समझ में तो आ रहा है, ये एप्पल है, ये कुछ है, अभी कुछ अच्छे से समझ में नहीं आया। फिर धीरे धीरे और बत्ती चलती है, और धीरे 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 ग्रोथ होती है, और इस तरह से हमें ज्ञान मिलता है। तो यह ज्ञान हम प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन क्यों? जैसे कि मान लीजिए एक डार्क रूम में जब हम जाते हैं, तो लाइट का जब तक स्विच ऑन नहीं करते हैं हम, तब तक हम डरते हैं। कहीं ऐसी जगह पे आपको भेज दिया जाए जहाँ पे आपको कुछ पता नहीं अपने घर के अलावा, और आपको वहां पे बिल्कुल अंधेरा है, तो हम एक बार तो डरेंगे कि कुछ वहां पे सांप बिच्छू ना हो, कोई पीछे से आ ना जाए, है ना, इस तरह से हमको डर लगता है थोड़ा सा। लेकिन जैसे ही रोशनी होती है, जैसे ही लाइट जलती है, तो हमारा डर चला जाता है। अब कोरोना के टाइम पे भी ऐसा ही हुआ था हमारे साथ, क्योंकि हमारा जो जो जिसके साथ हम फेस कर रहे थे, कोरोना जो चीज थी, वो बीमारी जो थी, उसके बारे में हमको बहुत ज्यादा पता नहीं चल पा रहा था, इसलिए हम डरे हुए थे। तो हम हर हर व्यक्ति से डरते थे उस वक्त, क्योंकि कहीं किसी से कोरोना हमको ना हो जाए। तो ये क्या था, एक अनसीन डर था, मतलब जिसको हम देख नहीं पा रहे थे। हम समझ तो पा रहे थे थोड़ा बहुत, लेकिन हम देख नहीं पा रहे थे। तो ये चीज है, इसीलिए हमको ज्ञान प्राप्त करना होता है। तो ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता क्यों है? पहला, अज्ञान को दूर करने के लिए। दूसरा, मेक्स द लाइफ कंफर्टेबल, हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए। जैसे कि हमारी लाइफ में अभी हम एसी चलाते हैं, फैन चलाते हैं, गर्मी लग रही है, चलो ठीक है, ये कर लिया। हम गाड़ी से जाते हैं, अच्छे से मतलब पहुंच जाएंगे, इसीलिए करते हैं। तो इस तरह से ये जो चीजें होती हैं, हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाती हैं। तीसरा है टू अवॉइड द सफरिंग। तो यहाँ से दिल्ली जाना है मुझे, मान लीजिए, तो पहले के जमाने में लोग जब यहाँ से एक दूसरे गांव में भी जाते थे, तो उनको पैदल जाना पड़ता था या बैलगाड़ी में जाना पड़ता था। लेकिन अब हमारे पास सोर्सेज हैं, हम क्या करते हैं, ट्रेन से, कार से, बस से, प्लेन से, जिससे हम जाना चाहे हम जा सकते हैं। तो ये हमारी लाइफ को और कंफर्टेबल भी बना रहा है, और सफरिंग को भी दूर कर रहा है, ये ज्ञान प्राप्त करना। इसके लिए ही ये चीजें की जाती है ना। चाहे मोबाइल को अभी मैं यूज कर रही हूँ, तो आज अगर जूम यूज करना नहीं आता है जिन लोगों को, उनको प्रॉब्लम होती है ना। कई बार लोग अभी भी आज क्लासेस में मैं बुलाती हूँ लोगों को, तो कई लोग ऐसे हैं वो है ना, जूम यूज करना ही नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको डर लगता है, उनको लगता है कि कौन यूज करे, इस तरह से। तो ये जो चीज है, इस तरह से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं धीरे धीरे। और चौथा है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, मान लीजिए कि आप किसी स्टूडेंट से पूछें, तो वही उसको लाइफ में आगे सेटल होना है, इसलिए उसको पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। अब उसका इंटरेस्ट है या नहीं है, लेकिन उसको पढ़ना पड़ेगा। तो कई तरह से हम ज्ञान प्राप्त करने की हमारी रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। ज्ञान को दूर करना हो सकता है, कंफर्टेबल लाइफ के लिए हो सकता है, सफरिंग को दूर करने के लिए हो सकता है, कोई दुख है उससे उसको दूर करने के लिए पहले वो चीज के बारे में पता चलना पड़ेगा, अब फिर उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। तो ये हमारा, और चौथा है ज्ञान प्राप्त करना केवल। ठीक है। नेक्स्ट। तो 3 तरीके हैं जिससे कि हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये 3 तरीके क्या होते हैं?
प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं डायरेक्ट सेंस परसेप्शन, गैस वर्क और हियरिंग फ्रॉम द बोनाफाइड ऑथोरिटी। ठीक है, नेक्स्ट। अब प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है? जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 3 तरह के एप्पल हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट कलर के एप्पल हैं। अभी इनको देखने मात्र से समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये रेड है, ये ग्रीन है, ये येलो है, इस तरह से। तो देखा और पता किया। तो कोई चीज, जैसे कि मान लीजिए, कुछ उदाहरण से और समझते हैं कि हम जब रेलवे लाइन पे देखते हैं तो रेलवे लाइन आगे जाके मिलती हुई प्रतीत होती है ना? तो हम डायरेक्ट जो देख रहे हैं हमको मिलती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन वास्तव में होती है या नहीं होती है ये अभी डिस्कस नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ हमको मिलती हुई प्रतीत होती है। इसी तरह से जब हम रेगिस्तान में जाते हैं तो मिराज दिखाई देता है, दूर ऐसा लगता है कि पानी है, कुछ ऐसे रोशनी सी दिखती है और ऐसा लगता है कि पानी है वहां पे, लेकिन वो सही है या नहीं है इस पे हम कैसे आएंगे? हमको ये पता चलेगा कि अरे ये चीज कितनी सही है और कितनी गलत है। इसके डिस्कशन के लिए हमें इस चीज पे जाना पड़ेगा कि हमारी इंद्रियां जो है अपूर्ण है। अभी मान लीजिए ये पिक्चर है, इस केस में तो ठीक है कि ये एप्पल दिख रहे हैं, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। रेलवे लाइन का जो मैंने एग्जांपल दिया या फिर मैंने मिराज का जो एग्जांपल दिया, दोनों ही केसेस में हमारी इंद्रियां हमको धोखा दे रही हैं। अब कैसे होता है ये? 4 तरह की चीज होती है, 4 तरह के दोष होते हैं हमारे अंदर, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण जो होता है वो हमेशा सही नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो इंद्रियों के ऊपर बेस्ड होता है, सेंस परसेप्शन बोला जा रहा है। सेंस क्या होते हैं? इंद्रियां। इंद्रियां क्या क्या होती हैं? आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ, ये हमारी इंद्रियां होती हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट सेंस परसेप्शन में जब हम कहते हैं क्या डिफेक्ट है, वो डिफेक्ट किसके कारण होते हैं वो हम देखेंगे अभी। नेक्स्ट। तो लिमिटेशन कह सकते हैं इसको, लिमिटेशन ऑफ डायरेक्ट सेंस परसेप्शन क्या क्या होते हैं? 4 डिफेक्ट होते हैं हमारी इम्परफेक्ट सेंसेस। सबसे पहला होता है हमारी इंद्रियां जो है वो अपूर्ण है। अभी मैंने बताया इंद्रियां कौन सी होती है? आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। ठीक है, ये इंद्रियां हैं हमारी। अब ये अपूर्ण है, अब कैसे अपूर्ण है इसको मैं डिस्कस करूंगी अभी। दूसरा, टू बी इल्यूजन, हम भ्रम में होते हैं। तीसरा, हम मिस्टेक्स करते हैं, हम गलतियां करते हैं। और चौथा है कि हम चीटिंग करते हैं, धोखा देते हैं। ये लिमिटेशन है जिसके कारण जो हम कह रहे हैं ना प्रत्यक्ष प्रमाण, वो पूरा नहीं हो पाता है। आगे बढ़िए। तो इम्परफेक्ट सेंसेस का मतलब क्या हो गया? इंद्रियां अपूर्ण होना। अब देखिए इसको कैसे समझ सकते हैं, मैंने यहाँ पे 2 पिक्चर्स लगाई हैं। पहला है कि एक व्यक्ति है, उसका विजन के बारे में बताया गया है कि भाई वो किस तरफ कितना देख पाता है। इसमें एक जगह लिखा हुआ है 30 डिग्री फोकस है, दूसरी दूसरी जगह लिखा हुआ है 60 डिग्री फील्ड ऑफ विजन है। ये सब मैंने साइंटिफिक तरीके से बताया, लेकिन सिंपल वे में हम देखें तो अगर मैं ये देखूं कि मैं आपके सामने अभी बैठी हूँ कैमरा की तरफ मुंह करके, ठीक है, अभी मैं अपने पीछे, एग्जैक्ट पीछे, सिर्फ इस कैमरा में ही देख पा रही हूँ। वरना अगर ये नहीं होता तो मैं अपने पीछे नहीं देख सकती, मैं अपने साइड में भी बहुत कम देख पाती हूँ। तो ये चीज इस पिक्चर में दिखाई जा रही है, कितना विजन है, कितना फोकस है, कितना हम देख पाते हैं चारों तरफ, है ना? तो और दूसरा, सबसे बड़ी बात जो अभी मैंने उदाहरण दिया था कि हमें हमारी आंखों पे गर्व रहता है, लेकिन हम अंधेरे में नहीं देख सकते। सूरज की रोशनी या फिर ये लाइट की रोशनी, दोनों ही चाहिए हमको, वरना हम अपने हाथों को भी नहीं देख सकते। महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। तो इसका मतलब अपूर्णता है, कहीं ना कहीं अपूर्णता है। फिर इसी तरह से दूसरा उदाहरण ले, सुनने की। तो जैसे कि 20 हर्ट्ज जो हमारी लिमिटेशन होती है, उससे नीचे की ध्वनि को हम नहीं सुन सकते हैं, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हम नहीं सुन सकते हैं। ऐसे होता है, ठीक है ना? 24,000 या 20,000 हियरिंग रेंज ये हो पानी चाइल्ड चाइल्ड की है ना, इतनी होती है। फिर बड़े होते जाते हैं तो हमारी कम होती जाती है। तो हमारी तो 20 से लेके 8,000 हर्ट्ज तक होती है, आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारी सुनने की क्षमता जो है एज के साथ भी कम होती जाती है और वैसे भी लिमिटेड होती है। ठीक है, जो चीजें, कई बार हम कहते हैं ना कि एक कुत्ता भौंक रहा होता है बाहर गली में, तो हम कहते हैं कि कुछ ऐसा देखा है यार इसने जो हमको समझ में नहीं आता है। तो उसको उस आवाज को, उससे नीचे की आवाज को और उससे ऊपर की आवाज को सुन सकता है। हमारे केस में ऐसा नहीं, तो हमारी इंद्रियां क्या है? अपूर्ण है। एक और उदाहरण ले लेते हैं, त्वचा। जैसे मेरी त्वचा के बारे में बात करूं मैं, यहाँ पे
अगर लिमिट टू लिमिट हम कह दें 50-60 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे ज्यादा पे हमारी त्वचा जलने लग जाएगी अगर सूरज की रोशनी इतनी ज्यादा पड़ जाए। या फिर जिनको आदत नहीं है, जिनका बर्थ ऐसे ठंडे प्लेसेस पे नहीं हुआ है, तो उनको -12, माइनस इवन 0 डिग्री या -1 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी अगर उनको बैठा दिया जाए तो उनका बर्फ जमने लग जाती है। समझ ही नहीं आता है, बॉडी है ना साथ नहीं देती है ना। तो इस तरह से हमें कई बार ये चीज समझ में आती है। यस निशा जी कुछ बोल रहे हैं आप, आपका हैंड रेज हुआ है। आई थिंक फिर से बाय मिस्टेक हुआ है, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब हम ये देख सकते हैं कि इम्परफेक्ट सेंसेस है हमारी, हमारी इंद्रियां जो है वो अपूर्ण। ठीक है, नेक्स्ट। टू बी इल्यूजन, हम भ्रम में रहते हैं। अब ये कैसे समझ में आएगा? यहाँ पे 3 पिक्चर्स आप देख पा रहे हैं। पहली पिक्चर्स पे मैंने लिखा है ऑरेंज आफ्टर शुगर। अभी जीभ के कारण कैसे भ्रम आता है, देखिए। जब हम शुगर खा लिया हमने और उसके बाद हमने ऑरेंज खाया, तो हमें वो खट्टा सा लगेगा, सॉस ऐसा लगेगा, नमकीन सा लगेगा। और ऑरेंज आफ्टर लेमन, अगर हमने पहले लेमन खा लिया, मतलब नींबू खाया, और उसके बाद हमने ऑरेंज खाया, तो वो हमें मीठा लगेगा। अब एक ही जीभ है, जीवा तो वही है, हमारी जीभ तो वही है, लेकिन फिर भी एक बार मीठा लग रहा है और एक बार खट्टा लग रहा है ना। दूसरी पिक्चर में आप देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग अगर गौर से देखेंगे तो एक ही पिक्चर के अंदर आपको 2 पिक्चर दिखाई दे रही है। एक व्यक्ति जो साइड में देख रहा है और एक व्यक्ति जो सामने की तरफ देख रहा है। ठीक है, तो ये चीज से हमको समझ में आया कि एक ही पिक्चर है, इसको ऑप्टिकल इल्यूजन कहा जाता है। ऐसी बहुत सारी पिक्चर्स मैं आपको दिखा सकती हूँ, लेकिन मैंने एक ही डाली है यहाँ पे। तो इसको ऑप्टिकल इल्यूजन कहा जाता है, जिससे कि ये भ्रम पैदा करता है। अब ये आंखों का भ्रम हो गया। तीसरी पिक्चर में भी आंखों का भ्रम पैदा होता है, ये तो आप घर पे भी करके देख सकते हैं। एक ग्लास लीजिए, उसमें पानी डालिए, उसमें कॉइन डाल के देखिए या उसमें पेंसिल डाल के देखिए, आपको पेंसिल टूटी हुई दिखाई देगी, या फिर आपको कॉइन टेढ़ा दिखाई देगा, यूं टिल्टेड दिखाई देगा। तो ये जो चीज है, इससे हमको समझ में आता है कि हम भ्रम में रहते हैं। अब भ्रम का मतलब क्या होता है? भ्रम का अर्थ होता है जो नहीं है वो समझना या वो दिखना। तो क्या नहीं है? जैसे कि ये पिक्चर है, इसमें 2 पिक्चर्स नहीं है, लेकिन बनाई इस तरह से गई है कि हमको भ्रम हो रहा है। या ये पेंसिल है, वो टूटी हुई नहीं है, लेकिन हमको कैसे दिख रही है? टूटी हुई दिख रही है। तो जो नहीं है उसका भ्रम होता है ना। जो नहीं है वही माया कहलाते हैं, वही भ्रम होता है एक्चुअली। ठीक है, टू कमिट मिस्टेक्स, तो हम क्या करते हैं? हम गलतियां करते हैं। अब गलतियां कैसे करते हैं, मान लीजिए एक उदाहरण देती हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल है ये, कि महात्मा गांधी जो हैं वो अंतिम समय में दिल्ली गए थे। अब उनको बता दिया गया था, उनको बोला गया था कि आप मत जाइए, आपकी अ, मृत्यु का समय वहां पे निश्चित किया गया है, मतलब आपको मार दिया जाएगा उनको। लेकिन वो नहीं माने, उनको लगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और जो भी उनका अपना था, लेकिन उन्होंने इस चीज को नहीं माना और ये मिस्टेक हो गई और इससे उनकी मृत्यु हो गई। या फिर हम छोटी बातों की बात करें, तो ये मैंने जो लिखा है टाइप ऑफ एरर इन मेजरमेंट, तो ग्रॉस एरर होती है, मेजरमेंट एरर होती है, ब्लंडर्स होते हैं। ये क्या होता है, कुछ साइंटिफिक टर्म्स भी हैं इसमें, कि जैसे कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, वो मेजरमेंट करते हैं स्केल से, और इस तरह से जब हम लोग प्रैक्टिकल्स करते थे ना, तो उस टाइम पे इस तरह की एरर्स हो जाया करती, छोटी छोटी एरर, कि भाई अभी एनवायरनमेंट ठंडा है, तो वो जो है ना अलग अलग मेजरमेंट आएगा उसी स्केल से। अभी एनवायरनमेंट गर्म है तो उसी स्केल से अलग एरर आएगा। या फिर कल करते करते मैंने कुछ हल्की सी मिस्टेक कर दी, तो उससे ऑब्जर्वेशन में एरर आ जाएगी। ये सब एरर्स होती हैं। या फिर ब्लंडर किसको कहते हैं? उप्स, अभी मैं जा रही थी, मेरे हाथ से पानी गिर गया, ये ब्लंडर कहलाता है ना। तो ये मिस्टेक्स होती हैं, तो ये हमसे होती रहती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम मिस्टेक्स करते हैं, हम गलतियां करते हैं। नेक्स्ट। और चौथा है चीटिंग प्रोपेंसिटी। हमारी गलतियां तो ठीक है हमसे होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम धोखा भी देते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। तो हम धोखा देते हैं का क्या मतलब हुआ, कि हम धोखा कैसे देते हैं, कि जैसे कि बड़े बड़े लोग होते हैं, अभी उनको अपना बिजनेस आगे बढ़ाना, तो उसके लिए वो क्या करेंगे,
आप किसी शॉपकीपर के पास जाओगे, आपने कहा कि ये ड्रेस कितने की है, उसने कहा 2000 रुपए। तो आपने कहा भैया थोड़ा कम कर दीजिए ना प्लीज, ऐसे क्या कर रहे हो आप?" तो बोलेगा कि नहीं मैडम देखिए, हम कुछ तो कमाएंगे नहीं, 100 रुपए बस मुझे बच रहे हैं इसमें। ये छोटी सी चीटिंग है भाई, ये तो चलो बिजनेस की चीटिंग हो, लेकिन इसके अलावा भी हम कई छोटी छोटी चीजों के लिए क्या करते हैं, धोखा देते हैं। तो धोखा देने की प्रवृत्ति हमारे अंदर होती है। इस वजह से जो प्रत्यक्ष प्रमाण की बात करी ना हमने, कि जो मैंने देखा वो सही का सही होगा, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि हम हमारे अंदर ये 4 कमियां हैं, और इन 4 कमियों के कारण हम कभी भी देखने सुनने, इससे हम सही डिसीजन नहीं ले। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे बैठी हूँ, पास वाले कमरे में किसी ने चिल्लाया। अब चिल्लाया तो मैं सोचूंगी अरे क्या हो गया, कोई गिर गया क्या? तो मैं जाती हूँ भाग के, तो पता चलता है कि वहां पे टीवी चल रहा है। तो अब ये क्या हुआ, ये मेरा भ्रम हुआ, है ना। इस तरह से हमारे अंदर कुछ कमियां हैं, हमारे अंदर धोखा देने की प्रवृत्ति है, और साथ ही साथ हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। इस वजह से हम प्रत्यक्ष प्रमाण को एकदम सही नहीं जस्टिफाई कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट। थोड़ा स्टार्टिंग में आप लोगों को इस चीज को समझने में एक टाइम लगेगा, बट धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों ये सारी चीजें आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट आता है अनुमान प्रमाण, गैस वर्क। अब इसमें हम एक स्टोरी पहले सुनते हैं कि एक लेडी थी, वो कहीं दूर से एक गांव में आके रहने लगी अपनी एक बेटी के साथ। तो जब वो अपनी बेटी के साथ वहां पे आके रहने लगी, तब उसने देखा कि वहां पे आराम से वो जो आसपास के लोग थे ना, वो तो आराम से रहने लगी थी, वो किसी सिटी से आई थी। तो उसने देखा कि भाई आसपास के लोग थोड़ा सा, है ना, कंजर्वेटिव माइंड के हैं और गॉसिप वगैरह करते हैं, इसलिए उसने उससे दूरी बनाए रखी। अब जब उसने दूरी बनाए रखी तो ठीक है, लोग भी आते थे, देखते थे, चले जाते थे। लेकिन कुछ कुछ दिनों बाद लोग ऑब्जर्वेशन करते थे कि वहां पे हर ट्यूसडे के दिन एक आदमी आता था, और फिर हर एक फ्राइडे को एक दूसरा आदमी आता था। अब वो लोग सोचने लगे कि अरे ये कैसी लेडी है, अपनी बेटी के साथ रहती है, एक दिन एक आदमी आता है, दूसरे दिन दूसरा आदमी आता है। ऐसे करके दिन निकलते गए। 3 महीने बाद, उसके आने के 3 महीने बाद उस लेडी की मृत्यु हो गई। अब सारे लोग वहां पे आते हैं, गांव वाले सोचते हैं कि भाई क्या हो गया, अचानक उसकी मृत्यु कैसे हो गई, इस तरह से सोचते हैं। तब वो आते हैं तो देखते हैं कि वही दोनों आदमी भी वहां पे आए हुए हैं। तो वो पूछते हैं कि आप कौन है। उनका जो मुखिया होता है पूछता है गांव का कि आप कौन है, आप यहाँ पे रोज आते थे? तो बोले कि मैं यहाँ पे इनका डॉक्टर हूँ, और इनको कैंसर हो गया था इसलिए मैं आता था इनका चेकअप करने के लिए रेगुलर। फिर दूसरे से पूछा कि आप कौन है, तो बोला मैं इनका वकील हूँ, और क्योंकि इनकी मृत्यु होने वाली थी, इसलिए इनकी बेटी के नाम सारा इनका प्रॉपर्टी वगैरह करना, वो सारे काम करना, इसके लिए मैं हमेशा आता था। तो आप सोचिए कि कितना गंदा अनुमान लोगों ने लगाया था। ये गैस वर्क होता है। हम गैस कर सकते हैं कुछ भी। अभी जो मैं बता रही थी कि मैं यहाँ पे बैठी हूँ, और मैं पास वाले रूम में कुछ चिल्लाने की आवाज आई, और मैं सोचती हूँ कि कोई चिल्ला रहा है, लेकिन पता चलता है कि वहाँ टीवी चल रही है। तो ये होता है अनुमान प्रमाण। तो अनुमान प्रमाण कभी भी प्रामाणिक नहीं हो सकता। नेक्स्ट। अब जैसे कि हमारे साइंस में भी बहुत सारे अनुमान लगाए जाते हैं। कैसे अनुमान लगाए जाते हैं कि सबसे पहले एटम की बात की गई थी। थोड़ा सा साइंटिफिक है, हो सकता है कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मैं प्रयास करूंगी कि मैं इजी तरह से इसको समझा सकूं। तो डॉल्टन एक साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने समझाया कि भाई जो एटम होता है, जो परमाणु होता है, वो एक गोला होता है, छोटा सा कण होता है। चलो ठीक है, उसमें कुछ भी उसने नहीं बताया। दूसरे थॉमसन ने बताया कि जो परमाणु होता है, जो अणु होता है, सॉरी, वो क्या होता है, सबसे छोटा जो होता है उसमें, वो एक तरबूज की तरह होता है। तरबूज में जैसे उसके बीज होते हैं ना चारों तरफ बिखरे हुए, इसी तरह से उसमें इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए होते हैं। बाकी सब तो उसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं, वो बाकी जो है बीज की तरह नेगेटिव चार्ज होते हैं कहीं कहीं पे। तो ये चीज उसने बताई। ठीक है, ये भी उन्होंने अनुमान ही किया था। तीसरा है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने कुछ अलग तरीके से बताया, बोला नहीं नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो तो बीच में होते हैं, सेंटर में होते हैं, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो घूमते रहते हैं, जैसे कि आप ये सर्कल देख पा रहे हैं इसमें। बोर ने आके उसी को थोड़ा सा और चेंज कर दिया, कि बोला नहीं नहीं, इस तरह से इक्लिप्स में घूमते नहीं है, ये एक सर्कल में घूमते हैं। अब चारों ने क्या किया, अपना 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 मॉडल दिया। अब आप समझ सकते हैं कि साइंटिस्ट जो होते हैं ना, वो हमेशा अनुमान ही लगाते हैं। यहाँ पे किसी के पास ये प्रूफ नहीं था कि ये बिल्कुल मेरा करेक्ट है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता।
कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ये वो नहीं बोल सकते हैं। वो करके चले जाते हैं, दूसरा आके उसको चेंज कर देता है, फिर एक करके जाता है, फिर तीसरा आके उसको चेंज कर देता है, इस तरह से चलता रहता है। तो ये सब क्या है, अनुमान है। तो इसको इसलिए इसको कहा जाता है अनुमान प्रमाण। इसी तरह से आप डार्विन का बात सुनेंगे तो डार्विन ने कहा था कि हम लोग बंदर से आए थे। अभी बंदर से हम कैसे आए होंगे, राम जी के टाइम पे बंदर भी थे और राम जी भी थे, तो हम बंदर से कैसे आए। लेकिन डार्विन ने ये बोला था कि हम तो बंदर से आए थे। तो ये थ्योरी भी उसकी गलत थी एक तरह से, क्योंकि उसने अनुमान लगाया था कि हम पहले ऐसे हुए होंगे, फिर ऐसे हुए होंगे, ऐसे हुए होंगे, लेकिन शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि हम बंदर से नहीं आए हैं। तो ये जो चीज है यहाँ पे सिद्ध होती है। तो हमको यहाँ से पता चला कि अनुमान प्रमाण जो होता है वो भी करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें भी ज्ञान की कमी है। ठीक है, नेक्स्ट। तो अब हम आते हैं तीसरा प्रमाण, दैट इज शब्द प्रमाण, हियरिंग फ्रॉम द बोनाफाइड ऑथोरिटी। अभी हम देखते हैं, जैसे कि हम अपने बच्चों को जब एडमिशन कराते हैं स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पे भी, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं सबसे पहले कि अच्छा अच्छा ये स्कूल कौन सा है, सीबीएसई बोर्ड है कि आरबीएसई बोर्ड है, फिर यहाँ पे इसको कितने साल हो गए, फिर यहाँ के टीचर्स कैसे हैं, ये प्रामाणिक है कि नहीं है, कितने रिजल्ट अच्छा देता है कि नहीं देता है। कॉलेज की बात भी कर लो चाहो तो, स्कूल की बात करो, कॉलेज की बात करो, सब जगह यही। तो हम देखते हैं कि वो प्रामाणिक है कि नहीं है, वहाँ पे टीचर्स कैसे हैं, किस तरह का एनवायरनमेंट है, ये सब कुछ देखना होता है। तो उसी प्रकार से हमें ऑथोरिटी चाहिए होती है, ऑथराइज्ड चाहिए होता है। तो शब्द प्रमाण का मतलब क्या होता है, जो कि किसी प्रामाणिक व्यक्ति से आता है। अब आप कहेंगे कि ऑथोरिटी क्यों जरूरी है भाई। मान लीजिए कि हम एक कॉलेज की लैब में जाते हैं। अब वो कॉलेज की लैब में जब हम गए, तो वहां पे एक पानी का गिलास रखा हुआ है, वहां पे एक लिक्विड रखा हुआ है, उसके पास में दो नींबू रखे हुए हैं, और वो स्क्वीज किए हुए हैं, स्क्वीज मतलब उसको निचोड़ा हुआ है पानी के अंदर, ठीक है। और हमको देखने से ऐसा पता चल रहा है कि भाई ये नींबू है, नींबू निचोड़े हुए हैं, ये नींबू पानी बना हुआ है, हमको ये समझ में आ रहा है। तो हमने जाके, वहां पे एक आदमी बैठा था, हमने कहा लंच टाइम में चलो मैं ये जूस पी लेता हूँ, लेमन जूस मैं पी लेता हूँ। तो हमने उठाया जैसे ही, तो वहां पे जो आदमी बैठा था उसने बोला अरे क्या कर रहे हो। तो हमने कहा क्या क्या हुआ, नींबू पी रहा हूँ, मतलब नींबू पानी पी रहा हूँ। तो फिर वो बोलेगा कि नहीं नहीं ये नींबू पानी थोड़ी ना, ये तो एसिड है। अब वो जो लैब टेक्नीशियन वहां पे, लैब असिस्टेंट बैठा था, उसने हमको ये बताया कि ये एसिड है। हमें तो ये पता चला कि ये नींबू पानी है देखने से। अभी हमको अगर वो बोनाफाइड ऑथोरिटी यानी कि वहां का लैब असिस्टेंट ये नहीं बताता, तो हम उसको एसिड को नींबू पानी समझ के पी लेते। तो इसीलिए प्रामाणिक व्यक्ति से पता करना जरूरी होता है। ठीक है ना। तो आगे हम देखते हैं एक और उदाहरण से, नेक्स्ट। जैसे कि अगर हम किसी, कोई स्टूडेंट है, कोई स्टूडेंट को पढ़ाई करनी है, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना है, मान लीजिए हिस्ट्री पढ़नी है। अब वो स्टूडेंट क्या करेगा, सोचेगा कि चलो मैं जाता हूँ और मैं सारी की सारी हिस्ट्री की किताबें निकालूंगा और उसमें से अपना आप ही सर्च करूंगा और फिर देखूंगा कि मुझे क्या पढ़ना है। तो उसका दिमाग घूम जाएगा, जैसे कि इस व्यक्ति का घूम गया। दूसरा जाएगा लैब में, सॉरी लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी में जाके सारी किताबों में जितनी भी हिस्ट्री की किताबें हैं, उनमें से अपने कोर्स की किताबें ढूंढते 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 अलग करेगा और फिर उसमें से ढूंढेगा। ठीक है, इसने थोड़ा और इंटेलिजेंस से काम किया, लेकिन इसने भी वही किया। तीसरा जो है, वो स्टूडेंट जाता है अपने टीचर के पास और टीचर के पास जाके कहता है कि आप मुझे बताइए मेरे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए मुझे कौन सी किताब और कौन से ऑथर की बुक पढ़नी है। उसने उसको बता के दे दी। अब किसका काम सबसे आसान हो गया, तीसरे वाले का। तीसरे वाले का काम आसान क्यों हुआ, क्योंकि उसने ऑथोरिटी से पूछा, प्रामाणिक व्यक्ति से पूछा। पहले और दूसरे ने क्या किया, अनुमान लगाया या कहा कि प्रत्यक्ष करूंगा। पहले ने कहा मैं खुद जाके देखूंगा, जितना भी कोर्स है हिस्ट्री का सब देखूंगा। दूसरे ने कहा कि मैं थोड़ा अनुमान लगाता हूँ, ठीक है मेरा कोर्स यहाँ पे है, इस बुक में होना चाहिए, इस बुक में होना चाहिए, थोड़ा सा देखता हूँ जाके लाइब्रेरी में। तीसरे ने डायरेक्ट जाके अपने ऑथोरिटी से पूछ लिया, अपने टीचर से पूछ लिया। तो तीनों में से कौन इंटेलिजेंट, तीसरा वाला इंटेलिजेंट। इसी प्रकार से जब हम गूगल मैप में रास्ता देखते हैं, तो गूगल मैप से हमको जो रास्ता मिलता है वो बिल्कुल प्रामाणिक होता है। क्यों, क्योंकि मैप बना हुआ है। पहले के जमाने में हम क्या करते थे, थोड़े आज से 7 8 10 साल पहले भी हम कभी रास्ता ढूंढते थे तो हम क्या करते थे, एक एक टैक्सी वाले से पूछा, अरे भैया बताइए तो। कोई शॉपकीपर होता है उससे पूछते थे, अरे भैया ये एड्रेस बताना थोड़ा सा कहाँ पे मिलता है। आजकल तो बस लोकेशन मिली हमको और हम गूगल मैप का सहारा लेके पहुंच जाते हैं, है ना। तो इस तरह से ये जो चीज है हमको यहाँ से समझ में आया कि सबसे सही
क्या है तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट। तो इसलिए हमें ये समझना है कि हम जो भी चीज करने जा रहे हैं उसके रूट, वो जो रूट होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रूट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब रूट को सींचते हैं हम, तो पूरा पेड़ नरिश होता है, उसका तना भी मजबूत होता है, उसकी पत्तियां, उसके फल फूल, ये सब अच्छे आते हैं, है ना। लेकिन जब अगर उसकी जड़ ही अच्छी नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम सब गड़बड़ कर देंगे, आगे वाला पौधा पूरा का पूरा कुछ दिनों में सूख जाएगा, क्योंकि जड़ जो है मजबूत नहीं है। तो इसी प्रकार से अगर हमको स्पिरिचुअली भी सही चीज जाननी है, तो हमें जड़ को मजबूत करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है हमारे साथ, इंडिया में क्या प्रॉब्लम हो रही है, इंडिया में अंग्रेजों ने क्या किया था, हमारी संस्कृति को आके पूरा का पूरा इस तरह से अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दिया था कि हम लोग अपनी ही संस्कृति को नीचा देखने लग गए। हमें बोला जाता था कि अरे ऐसे गंवारों जैसे कपड़े क्यों पहनते हो, तो हमने वो कपड़े पहनना छोड़ दिया, हमने जीन्स पैंट ये सब पहनना चालू कर दिया। अरे ये कॉफी और चाय क्यों नहीं पीते हो, ये क्या दूध पीते हो, ये क्या लस्सी पीते हो। तो इस तरह से हमने उसको छोड़ के चाय और कॉफी पे हम लोग आ गए। ये तो छोटे से एग्जाम्पल बता रही हूँ, बहुत सारा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या था, सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि उन्होंने सबसे पहले हमारी जो जड़ थी, हमारी जो वैदिक संस्कृति थी, उसको तोड़ा, हमें गुलाम बनाया। हमारी वैदिक संस्कृति इतनी ज्यादा मजबूत थी कि उसके आगे कोई नहीं टिक सकता था, हम हर तरह से मजबूत थे। लेकिन इन अंग्रेजों ने क्या किया, हमारी उस गुरुकुल सिस्टम को ही तोड़ दिया और हमें विकलांग बना दिया, हमें मानसिक रूप से विकलांग बनाया, जिससे कि हम अपनी ही नजरों में, आज हम भी, आज आप खुद सोचते होंगे, हम हिंदी भाषा बोलने में थोड़े सकुचाते हैं, हमको इंग्लिश बोलने में ज्यादा मतलब एक मान सम्मान की भावना फील होती है। कहीं पे भी देख लीजिए, चाहे कहीं पे भी। ऐसा नहीं है इंग्लिश को समझना नहीं है, इंग्लिश बोलना नहीं आना चाहिए, इंग्लिश एज ए लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज हमको आनी चाहिए। लेकिन जहाँ पे शर्म आ रही है हिंदी बोलने में, वो गड़बड़ है। हिंदी बोलने में शर्म नहीं आनी चाहिए, हिंदी हमारी भाषा है, मातृभाषा है। तो हमें लैंग्वेज दोनों ही आनी चाहिए, एज ए लैंग्वेज इंग्लिश भी आनी चाहिए, हिंदी भी आनी चाहिए। लेकिन शर्म आना और नहीं आना, ये डिपेंड करता है हमारी सोच के ऊपर। तो ये किसने करी थी ये सोच चेंज हमारी, ये हमारी अंग्रेजों ने चेंज करी थी सोच। और इस वजह से हम अपने ही परिस्थितियों के गुलाम बन के रहते हैं। नेक्स्ट। तो हाफ नॉलेज हमेशा डेंजरस होती है। एक स्टोरी सुनाती हूँ आप लोगों को सबसे पहले। एक बार एक ब्राह्मण था, उसके पास क्या था कि उसके जो शिष्य थे वो 6 लोग थे, और 6 के 6 अंधे थे, उनको दिखाई नहीं देता था। तो उन्होंने कहा कि अब कैसे सिखाऊं मैं अपने शिष्यों को। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि चलो लेके चलता हूँ, कुछ तो सीखेंगे। एक हाथी के पास ले गया, 6 के 6 को कहा कि अब देखो ये क्या है, आप पहचानो। तो एक व्यक्ति जो है उसकी सूंड के पास जाके खड़ा हो गया, और सूंड को हाथ लगा के बोला, अरे अरे सांप है, सांप है, सांप है। दूसरे ने क्या किया, दूसरा उसके कानों के पास जाके खड़ा हो गया, और कानों को हिला के देखा, तो बोला अरे ये तो पंखा है, पंखा है। तीसरे ने क्या किया, पैर को पकड़ लिया हाथी के, हाथी के पैर को पकड़ के बोलता है अरे ये तो तना है पेड़ का। चौथा उसकी पीठ के पास जाके खड़ा हो गया, और हाथ लगा के बोलता है अरे ये तो सॉरी, ये तो दीवार है। पांचवा उसकी पूंछ को पकड़ने लग गया, और पूंछ को पकड़ते बोलता है अरे ये तो रस्सी है। और छठा उसके दांतों को पकड़ लिया, और बोलता है कि अरे ये तो भाला है, मतलब पकड़ने के लिए, उस तरह से मारने के लिए। तो इस तरह से सबने अपनी अपनी अलग अलग एजम्पशन दिया। तो ये क्या हुआ, ये सबको, सभी के सभी जो है हाफ नॉलेज में थे, किसी को भी पूरी नॉलेज नहीं थी। फिर ब्राह्मण ने क्या किया, उन 6 शिष्यों को एक एक चीज को हाथ लगा के दिखाया और समझाया कि देखो ये जो एनिमल है, ये जो जानवर है, इसका नाम हाथी है, और ये इतना बड़ा होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। और इस तरह से पूरी नॉलेज दी। तो वो व्यक्ति उसको चाहिए था, उन सब अंधे लोगों को व्यक्ति चाहिए। और इस तरह से उस व्यक्ति, उस ब्राह्मण की कृपा से उनको ये समझ में आया कि ये चीज इस तरह से होती है। तो हमारे केस में भी ऐसा ही होता है। हमारे केस में क्या होता है, हमें अपनी संस्कृति का अधूरा ज्ञान है, हमें पूरा ज्ञान नहीं है। तो जब हमें पूरा ज्ञान हो जाएगा, तो हम इस तरह की जो
बार बार हम कंफ्यूजन में रहते हैं ना, वो कंफ्यूजन हमारे दिमाग से उतर जाए और फिर हम सही नॉलेज को सही जगह पे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। एक और स्टोरी समझाती हूँ। एक बार एक आदमी था, उसको, वो थोड़ा सा प्रोफेसर था और बड़े शहर से आया था, किसी गांव में आया था किसी प्रोजेक्ट की वजह से। तो उसने कहा कि भाई ये नदी पार करनी है, तो उसने एक बोट वाले को बुलाया कि भाई मुझे नदी पार करवा दो। तो बोला कि ठीक है, आप बैठ जाइए। तो बैठा बोट में, और प्रोफेसर उससे बातें करता जा रहा था। बोला कि अच्छा मुझे बताओ कि तुम्हारे गांव में ये ज्यादा तो कुछ है नहीं, लेकिन तुम्हें क्या लेटेस्ट ट्रेंड पता है? तुम पता है कि भाई किस तरह से आजकल क्या पहना जाता है, किस तरह से बातचीत की जाती है, ये सब पता है तुमको? तो उसने बोला नहीं भैया जी, मैं तो क्या गरीब नाविक हूँ, मैं तो बोट चलाता हूँ, मुझे क्या पता कि क्या किया जाता है। तो बोला, प्रोफेसर हंसा और बोला कि हाँ, तुम्हारी तो 25% लाइफ वेस्ट हो गई। अब इसी तरह से फिर उसने फिर से पूछा अपनी, क्योंकि प्रोफेसर था ना, मतलब ऐसा नहीं सारे प्रोफेसर ऐसे होते हैं, मतलब एक उसको अपना अहंकार था कि मैं प्रोफेसर हूँ और ये छोटा सा गांव का नाविक हूँ, ऐसे। तो वो अगेन उसने क्वेश्चन पूछा कि अच्छा मुझे ये बताओ, लेटेस्ट ऑटोमोबाइल कौन सा है? तुम तो ये नाव वाव चलाते हो ठीक है, लेकिन आजकल लेटेस्ट ऑटोमोबाइल कौन से चल रहे हैं? तो बोला कि भैया जी मुझे क्या पता, मैं तो गरीब नाविक हूँ, यही नाव चलाता हूँ, इसी से कमाता हूँ। प्रोफेसर ने कहा फिर से तुम्हारी 50% लाइफ वेस्ट हो गई। फिर से थोड़ी देर के बाद थोड़ा और आगे चलते, बोला कि अच्छा तुम्हें ये तो पता होगा कि अभी मूवी कौन सी चल रही है अच्छी, इतना तो बता दो। तो उसने कहा नहीं भैया जी, मेरे को तो कुछ भी नहीं पता। तो प्रोफेसर बहुत तेज तेज हंसने लगा, बोला कि तुम्हारी तो पिक्चर तो पसंद लाइफ वेस्ट हो। थोड़ा सा आगे जाते ही क्या हुआ कि वहां पे एक वर्लपूल, एक वर्लपूल का मतलब होता है भंवर, पानी के अंदर भंवर कभी देखा होगा आपने, या पिक्चरों में तो देखा ही होगा। तो भंवर उठ रहा था, तो नाविक ने कहा कि भैया जी आपको तैरना आता है? तो उसने कहा कि नहीं, मुझे तैरना नहीं आता है। तो वो हंसने लगा बहुत तेज से, तो बोला कि आपकी तो 100% लाइफ वेस्ट हो गई। और वो नाविक क्या किया, नाविक नाव में से कूद गया और ये प्रोफेसर पानी में डूब गया। तो अब आप सोचिए, कई बार हम कई लोगों को इस तरह से देखते हैं, हम सोचते हैं कि अरे हम ज्यादा इंटेलिजेंट है, हमें ज्यादा पता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबकी नॉलेज को ले लेना, सारा कचरा अपने अंदर भर लेना, लेकिन सही नॉलेज को सही तरह से सही व्यक्ति से ग्रहण करना चाहिए। और हाफ नॉलेज जो होती है, अभी मैंने बताया, वो डेंजरस होती है। तो कई बार हम छोटा मोटा कुछ सीख के चलते रहते हैं। जैसे कि एक और स्टोरी समझाती हूँ, छोटी सी है। कि एक बार एक म्यूजिशियन था, उसके पास दो बच्चे गए थे। एक बच्चा जब गया, तो म्यूजिशियन ने उसको कहा कि भाई तुम्हें कुछ आता है? बोला हाँ, मैंने यहाँ पे ये सीखा है। तो बोला अच्छा ठीक है, तुम्हारी फीस होगी 2,000 रुपए। तो ठीक है, वो बाहर चला गया। दूसरा आया, दूसरे ने कहा कि अच्छा आपको कुछ आता है? तो बोला नहीं, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं तो जो भी सीखूंगा पहली बार आपसे सीखने आया हूँ। तो बोला अच्छा ठीक है, तुम्हारी फीस 1,000 रुपीज। तो वो दोनों दोस्त ही थे, बाहर जाके पता चला, तो वो वापस अंदर आए। बोला कि इससे तो 1,000 रुपए ले रहे हो, मेरे से 2,000 रुपए ले रहे हो, ऐसा क्यों? बोला कि पहले क्योंकि तुम्हारे पास जो है उसको मिटाना पड़ेगा, क्योंकि जो तुम्हारे पास है वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। लेकिन अगर तुम्हारे पास गलत होगा, तो मैं जो सिखाऊंगा वो तुम्हें आएगा ही नहीं सीखने में। तो इस वजह से तुम्हें जो आता है पहले उसको वॉश करना पड़ेगा, और फिर उसको मुझे नई तरीके से सिखाना पड़ेगा। तो कई बार जो होती है हाफ नॉलेज, आधी नॉलेज जिसको कहते हैं, या फिर अ, अपने मन गढ़ंत नॉलेज कई बार हमको होती है, वो सब नॉलेज जो होती है वो डेंजरस होती है। इसीलिए हमें दूसरों का रेस्पेक्ट करके अच्छे से समझने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। तो अब हम वेदों के बारे में जानकारी इकट्ठी करेंगे, थोड़ा सा हम वेदों के बारे में जानेंगे। तो वेद क्या होते हैं? वेद का अर्थ होता है ज्ञान। और वैदिक ज्ञान जो होता है ना, उसी को शब्द प्रमाण कहा जाता है। ये जो मैंने इतना सारा बताया अभी तक आपको, प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, अनुमान प्रमाण होता है, शब्द प्रमाण होता है। तो शब्द प्रमाण के बारे में हमने क्यों नॉलेज गेन करी पहले? क्योंकि शब्द प्रमाण जो होता है वही वेद होते हैं। इसका दूसरा नाम श्रुति होता है। श्रुति का मतलब क्या होता है? श्रवण के द्वारा प्राप्त करना, है ना। प्रामाणिक अधिकारी से हम सुनते हैं ना, उसको श्रवण के द्वारा प्राप्त करना चाहिए। तो प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब वापस से बताती हूँ एक बार मैं। प्रत्यक्ष प्रमाण, जैसे कि हम रोज सूरज को देखते हैं, अब वहां पे हमको सूरज जो है छोटी सी थाली जैसा दिखाई देता है ना। लेकिन वास्तव में सूर्य क्या है? सूर्य एक ग्रह है, गोला है आग का। लेकिन हमको क्या दिखता है? एक छोटी सी थाली।
अनुमान प्रमाण, जैसे कि डार्विन का सिद्धांत मैंने बताया, लेकिन ऐसा डार्विन ने जो सिद्धांत दिया था वो ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये सब पूर्ण नहीं है, ये सुझाव है, ऐसा कर सकते हैं, ये सुझाव है, ये एक्चुअल नॉलेज नहीं है। तो एक्चुअल नॉलेज कहाँ से मिलती है हमको? वेदों से मिलती है ना। एक्चुअल नॉलेज हमको कहाँ मिलती है? ऑथोरिटी से मिलती है। जैसे कि आप लोग, हम लोग सब स्कूलों में पढ़ के आए हैं, तो हम, हमारे स्कूल के जो टीचर्स हैं हमको सिखाते थे, हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं सीखने बैठ जाते थे। उसी तरह से हमें शास्त्रों से आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। और शास्त्र क्या है? वेद। वेद, तो वेदों में चर और अचर, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बारे में बताया गया। ठीक है। और जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि रोड पर गोबर में जब हम पाँव डालते हैं तो हम धोते हैं जाके वापस, है ना, हमारा पाँव गंदा हो जाता है। लेकिन यही गाय का गोबर और मूत्र जो होता है, उसकी महत्ता वेदों में बताई गई। लोग दीवारों पर गाय का गोबर लेपते थे। कभी कहीं पे शुद्धि करनी होती है तो गाय के मूत्र से शुद्धि की जाती है। तो ये डॉक्टरों ने भी अब प्रूव किया है कि काउ डंग जो होता है उसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है। तो ये चीज हमको पहले पता नहीं थी, लेकिन वेदों के द्वारा हमको ये पता चली। तो इसीलिए वेद जो होते हैं वो सही ज्ञान देते हैं। ठीक है। तो अब हम वेदों के बारे में थोड़ा सा सुनेंगे। 4 वेद होते हैं, नेक्स्ट पे आ जाइए। वेद जो होते हैं 4 तरह के होते हैं मेनली। और वेद का मतलब होता है श्रुति, श्रुति का मतलब होता है जो भगवान की श्वास से उत्पन्न होते हैं। तो वेद एक्चुअल में भगवान की श्वास से उत्पन्न हुए थे, और उनको श्रवण करके फिर लिखा गया था, मतलब पहले श्रवण किया गया फिर लिखा गया। ठीक है। तो इन वेदों को जब लिखा गया था तो इसके 4 टाइप बनाए गए थे, ऋग्वेद, समवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। ठीक है। इसमें डिटेल में बहुत ज्यादा मैं नहीं जाऊंगी, थोड़ा सा बताऊंगी इसके बारे में। ठीक है। तो साधारण भाषा में वेद का मतलब होता है ज्ञान। और वेदांत सूत्र जिसको बोला जाता है वो कर्म कांड के बारे में बताते हैं। अब कर्म कांड का मतलब क्या होता है कि भाई आपको ये चीज चाहिए, इसके लिए आपको ये काम करना पड़ेगा, इतना यज्ञ करना पड़ेगा, ऐसे आप 12 कन्याओं को खिला दो, ये यज्ञ कर लो, ये खत्म हो जाएगा, इसके बाद आपको इसका फल मिल जाएगा। ठीक है। ये कर्म कांड कहलाते हैं। ठीक है। तो ब्रह्मा जी के 4 मुख से 4 वेद बने थे। और वेदों की 28,000 पांडुलिपियां जो है भारत के पुणे में भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखी गई है। ठीक है। और ऋग्वेद जो होता है वो आयुर्वेद के बारे में बताता है, यजुर्वेद जो होता है धनुर्वेद के बारे में बताता है, अर्थवेद जो है स्थापत्य वेद, वेदा ऑफ वर्शिप जिसको बोलते हैं, सॉरी, अर्थवेद का मतलब होता है वेरियस ब्रांचेज ऑफ साइंस, आयुर्वेद वगैरह के बारे में बताता है। और सामवेद जो होता है वो गंधर्व वेद के बारे में बताता है, संगीत शास्त्र इनके बारे में। ठीक है। तो इस तरह से ये जो वेद हैं हमें अलग 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 चीजों के बारे में बताते हैं। कहीं पे धर्म के बारे में बताया गया है, कहीं पे यज्ञ के बारे में बताया गया है, कहीं पे चमत्कार और जड़ी बूटियां इसके बारे में बताया गया है। ठीक है। और संगीत जो बोल रहे हैं, शास्त्र में संगीत जो लिखा जाता है वो गीतों के रूप में लिखा गया है। तो वेद जो होते हैं, इसी के साथ साथ गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, है ना, इनके बारे में भी बताते हैं। तो 4 वेद होते हैं, फिर वेदांत सूत्र होते हैं, 18 पुराण होते हैं, इतिहास होते हैं, 108 उपनिषद होते हैं। ये सब छोटा छोटा नॉलेज मैं आपको क्यों बता रही हूँ, इसके बारे में अभी आपको पता चल जाए। 108 जो उपनिषद होते हैं ना, उनको कहते हैं वेदांत। अब वेदांत में भी, अब जैसे इसमें से भी 2 होते हैं इतिहास। इतिहास में होते हैं महाभारत और रामायण। और महाभारत का जो पार्ट है एक, वो है भगवत गीता। तो भगवत गीता जो है ना, वो महाभारत का सार है। इतना सारा जो ये सब कुछ बताने का मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि भगवत गीता जो है वेदों का ही एक पार्ट है। लेकिन हमारे केस में, क्योंकि हम लोग इतने सारे वेद पुराण, नेक्स्ट स्लाइड पे आइए प्लीज, आई थिंक नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अगर आप ये स्क्रिप्चर्स को देखेंगे ना इस स्लाइड में, तो आप देखेंगे श्रुति, स्मृति, दर्शन शास्त्र, पुराणा, फिर इतिहास, ये सब होते हैं, ये इतने सारे हैं। अब इतने सारों को पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम कहाँ है? हमारी लाइफ कितनी छोटी सी है, 50 60 साल, 70 साल, 80 साल। ठीक है। अब इसमें हम घर को भी संभालें, हम जॉब भी करें, हम बच्चों को भी पढ़ाएं, हम क्या क्या करेंगे? तो हम इतना सारा सब कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए जो भगवत गीता है, केवल वो जो कि वेदों का सार है, और श्रीमद् भागवतम इसके बाद पढ़ने को बोला जाता है। भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम, बस इन 2 को हम पढ़ लेते हैं तो हम सारे वेदों को
का जो निचोड़ है वो हमको इसमें मिल जाता है। तो इसीलिए हम इस पके हुए फल को, जो निचोड़ है, जो सार है, उसको लेंगे हम आगे की क्लासेस में। ठीक है ना। तो भगवत गीता जो है एक्चुअली में ये एक उपनिषद है ना। जैसे कि आप ये सोचिए कि एक स्टूडेंट होता है, मान लीजिए वो सब्जेक्ट बुक होती है उसकी, एक सब्जेक्ट बुक में से फिर वो नोट्स बनाता है, फिर नोट्स बना के फिर शॉर्ट नोट बनाता है। तो उसी प्रकार से ये कंडेंस्ड फॉर्म है भगवत गीता, जिसको कहते हैं ना रबड़ी निकलती है ना, दूध होता है बहुत सारा, उसमें से रबड़ी निकलती है ना, ये कंडेंस्ड फॉर्म वो है, ये भगवत गीता। तो हमें इस भगवत गीता को इस तरह से समझना है। ऐसे ही नहीं है कि भाई ठीक है हम भगवत गीता पढ़ेंगे, नहीं, जब हम थोड़ा सा अपनी संस्कृति के बारे में जान के और फिर जब भगवत गीता की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, उसको समझ के जब भगवत गीता पढ़ना शुरू करेंगे, तो हम उसको उतनी ही रेस्पेक्ट के साथ पढ़ेंगे। ठीक है ना। जैसे कि घर में कोई मुखिया होता है, तो अभी कोई बाहर का व्यक्ति आ जाए, 5 जने साथ में खड़े हैं, अब उसको नहीं पता कि मुखिया कौन सा है, तो वो क्या करेगा, सबको समान प्रणाम 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 प्रणाम, ठीक है ऐसे कर ले। लेकिन जब उसको पता चलेगा कि भैया मुखिया ये है और इसी के बेसिस पे सब कुछ चलता है इस घर में, तो वो मुखिया को ज्यादा रेस्पेक्ट देगा। उसी प्रकार से भगवत गीता जो है भगवान के द्वारा बोली गई। तो ये सबसे, बाकी सारे वेद जो है ऋषियों ने, मुनियों ने, व्यास देव जी ने फिर उनको लिखा, सब कुछ ऐसे सब कुछ किया, लेकिन भगवत गीता स्वयं भगवान के द्वारा बोली गई। महाभारत का वो पार्ट जो कि भगवान ने स्वयं कुरुक्षेत्र के युद्ध में बोला, वह भगवत गीता है। तो उपनिषद जो होते हैं उसमें से एक उपनिषद, गीतो उपनिषद, ये भगवत गीता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। तो भगवत गीता यथारूप श्रीमद भगवत गीता यथारूप श्री श्रीमद इसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। अब हम कहेंगे कि आप यही क्यों पढ़ा रहे हो, ये भी चीज पे आते हैं हम पहले। लेकिन इसको गीता उपनिषद, ये क्या है, उपनिषद क्या मतलब होता है, जहाँ शिष्य गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित करके ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, उसको उपनिषद कहा जाता है। ठीक है ना। उनकी सेवा करता है, उनसे प्रश्न पूछता है, और फिर उन प्रश्नों को सुन के, उनके आंसर सुन के जीवन में आत्मसात करता हूँ। यही चीज हमको यहाँ पे अर्जुन और कृष्ण के बीच में देखने को मिलेगी। अर्जुन और कृष्ण का संवाद है एक्चुअल में भगवत गीता। ठीक है ना। तो अब किसमें कितने कितने श्लोक किसने बोले थे ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन गीतो उपनिषद क्या है, भगवान के द्वारा गाया गया गीत। जैसे कि भौतिक जीवन में हम सैड होते हैं तो हम सैड सॉन्ग गाते हैं, खुश होते हैं, शादी में होते हैं तो अलग सॉन्ग गाते हैं, देशभक्ति के गीत अलग होते हैं, इस तरह से अलग अलग सॉन्ग होते हैं, है ना। तो भगवत गीता क्या है, भगवान के द्वारा गाया गया गीत, जिसको हमारे जीवन में हमने मिसिंग कर रखा है, हमने उसको हमारे जीवन में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रखी है, मिसिंग है वो हमारे जीवन में, तो उसको अब लाना है हमारे जीवन में। ठीक है। तो लाइफ के हर एस्पेक्ट में जिस प्रकार से गीत जरूरी होता है, उसी प्रकार से भगवत गीता का ये गीत जो है, जो गीतो उपनिषद, वो भी हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। तो प्रभुपाद ने जो भगवत गीता यथारूप दी है, जैसे कि मान लीजिए एक छोटे, जब हम छोटे थे तो एक गेम खेलते थे, आजकल भी बच्चों को खिलाया जाता है ये गेम। क्या होता है कि एक बच्चे को एक लाइन पूरी सारी, मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स है, 10 स्टूडेंट को एक लाइन में खड़ा किया गया, सबको एक दूसरे के पीछे 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 खड़ा किया गया, एक को कुछ बताया गया, उसने पीछे वाले को बताया, उसने उसके पीछे वाले को बताया, उसने उसके पीछे वाले को बताया, उसने उसके पीछे वाले को बताया, लास्ट तक पहुंचे, लास्ट वाले को बताया, और लास्ट वाले के पास जाके टीचर वापस पूछता है, तो जो उसने फर्स्ट को बताया था उसका कुछ बिल्कुल ही अलग जा रहा है लास्ट वाले के पास, ऐसा होता है। उसी प्रकार से भगवत गीता भी जब भगवान ने बोली थी, उसके बाद आते 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 लोगों ने क्या किया, अपनी मर्जी से उसको चेंज कर दिया। किसी ने कुछ चेंज किया, किसी ने कुछ चेंज किया, छोटा छोटा चेंज, मेरे हिसाब से भगवत गीता ये, मेरे हिसाब से भगवत गीता वो। प्रभुपाद कहते हैं मेरे हिसाब से नहीं, ये कृष्ण के हिसाब से है, कृष्ण ने क्या बोला था वो इस भगवत गीता में लिखा हुआ है, मेरा कोई महत्व नहीं है, प्रभुपाद साफ बोलते हैं। तो भगवत गीता हम पढ़ेंगे जहाँ पे प्रभुपाद ने केवल और केवल कृष्ण ने जैसे बोली है उसको वैसे के वैसे बताया। ठीक है। आगे आने वाली क्लासेस में हम अभी भगवत गीता शुरू नहीं करेंगे, अभी हम भगवत गीता से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स और डिस्कस करेंगे, और फिर हम भगवत गीता शुरू करेंगे। लेकिन आप लोग 10 क्लासेस अटेंड जब कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये टॉपिक जानना बहुत जरूरी था। अब वो टॉपिक कौन से थे वो हम डिस्कस करेंगे अभी आगे। तो जब
शिष्य गुरु के पास जाता है और गुरु उसको एज इट इज कोई चीज बताता है, तो फिर शिष्य जब उसको एज इट इज लेता है तो ये कंप्लीट नॉलेज है। जो मैंने कहा ना, हाफ नॉलेज डेंजरस होती है, तो ये कंप्लीट नॉलेज होती है। तो इसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा हमें ये कंप्लीट नॉलेज दी गई है। जिस प्रकार से ताप को दूर करने के लिए एसी की जरूरत होती है, तो हमारे अंदर ये जो ताप है, ये भौतिक जगत के ताप हैं, इनको दूर करने के लिए ये भगवत गीता यथारूप है, जो कि भगवान के द्वारा गाया गया गीत है। और प्रभुपाद ने इसको एज इट इज भगवान के द्वारा जैसे गाया गया था वैसा हमको बताया, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है। और साथ ही साथ ये रिवील करता है, हमारे हृदय में अपना आप ही रिवील करेगा। जब समय के साथ थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि आप आज पहली क्लास में आए। कई लोग अभी हमारे पास जैसे 19-20 लोग थे, अभी वो बीच बीच में गायब हो गए। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि पता नहीं क्या ही बता रहे हैं, भगवत गीता तो पढ़ा ही नहीं रहे। नहीं, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। हम पहली, जैसे मैंने बताया, पहले ही जाते बच्चे को ये बोल देंगे ए फॉर एप्पल, APPLE एप्पल, चलो आई वॉन्ट एप्पल, ऐसे नहीं बता सकते ना। उसी प्रकार से हर कोई, हम मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप लोगों को कुछ नहीं पता है, लेकिन हर कोई अलग अलग बैकग्राउंड से हम लोग में से आता है, और हम लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आके एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं। तो प्रभुपाद की शरण लेनी है। अभी मैं नहीं बता रही हूँ यहाँ पे हम प्रभुपाद की शरण लेंगे, हम भगवान कृष्ण की शरण लेंगे, और उनसे ये प्रार्थना करेंगे कि ये ज्ञान जैसा वो हमको समझाना चाहते हैं वैसा वे हमें समझाए, वो एज इट इज हमारे हृदय में रिवील करें। जब वो रिवील इस तरह से करेंगे तभी हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। केवल भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। आज देखिए यहाँ पे 14 लोग ही हैं हम लोग, भीड़ नहीं इकट्ठी करनी, लेकिन जितने लोग होंगे वो अच्छे से समझे, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है? तो जब हम क्लास लेते हैं, जैसे मैं क्लास लेती हूँ, या आप लोगों में से भी कई टीचर्स हैं, कोई कहीं पे क्लास लेता होगा या क्या, तो तैयारी करके जाना पड़ता है ना। और फिर हम कहते हैं भगवान से कि भगवान आप हमारी हेल्प करना, गुरु महाराज आप हेल्प करना। श्रोता को कोई तैयारी की जरूरत नहीं होती, वो आता है और बैठ जाता है। तो लेकिन समझ में आया या नहीं आया, ये उसकी सिंसियरिटी पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि तीनों तापों से हम हमारे हमारे भी तो ताप है ना इस भौतिक जगत की, और उन तापों के कारण कोई काम है, ये है, वो है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उसके बीच में हम टाइम निकाल रहे हैं इस भगवत गीता को समझने का। तो पहली बार में दिमाग हो सकता है ना भी चले, हो सकता है समझ में ना भी आए, लेकिन बने रहिएगा। आप जब बने रहेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा, ये कंफर्मेशन मैं आपको दे सकती हूँ। लेकिन थोड़ा टाइम के लिए पेशेंस रख के बने रहना पड़ेगा। ठीक है? तो जिस प्रकार से हम गोल्ड खरीदते हैं, तो 24 कैरेट गोल्ड होना चाहिए भैया, बिल्कुल सोना, पर खरा सोना होना चाहिए। चेक करते हैं बहुत अच्छे से। आटा खरीदने भी जाते हैं तो मैदा मिक्स नहीं होना चाहिए भैया, बिल्कुल अच्छे से देना। ये सारी चीजें हम क्यों देखते हैं? क्योंकि हमें अच्छी चीज चाहिए। तो फिर जब हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने जाते हैं, तो उस वक्त हम ऐसा क्यों सोचते हैं, इसको भी सुन ले, उसको भी सुन ले, ये भी चल जाएगा, यहाँ पे भी अच्छा ही बता रहे हैं, ये भी कोट अच्छा है। ये गड़बड़ है। हाफ नॉलेज तो डेंजरस है ही, लेकिन इधर उधर से कहीं से भी कोई नॉलेज ले लेना, ये भी डेंजरस होता है। सारा का सारा हमारे अंदर जाके हमको सही ज्ञान प्रदान करेगा, कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए हमें प्रामाणिक अधिकारी से सुनना है। और वो प्रामाणिक अधिकारी कौन है? मैं बार बार बोल रही हूँ, वो श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद है, और भगवान कृष्ण स्वयं है। क्योंकि वो ज्ञान भगवान कृष्ण से आया है, और फिर आते 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 पूरी परंपरा में आगे चल के आपको बताऊंगी कैसे आता है, और फिर प्रभुपाद तक आए, और प्रभुपाद ने फिर इस भगवत गीता यथारूप में हमको प्रदान। तो हमें इस चीज की बहुत अच्छे से एश्योरेंस रखनी चाहिए कि ये ज्ञान गड़बड़ नहीं। अब इसका नेक्स्ट पार्ट, इसका आगे का पार्ट, कि हम भगवत गीता को के अंदर क्या क्या है, ये मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है? अभी हमारे पास सिर्फ 2 मिनट बाकी रहे हैं, तो हम रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते हैं पहले, और उसके बाद अगर आप लोगों का किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।